हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट टिप्स। हम अपने सीरीज़ की यूनिट नंबर 6 मार्केटिंग की सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगी इसी महीने आपकी 5 यूनिट्स को कवर कर लिया जाए। तो देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता था आइडेंटिफाई और फुलफिल करने के लिए कस्टमर्स की नीड को, जिससे कि कस्टमर और कंपनी दोनों को बेनिफिट्स हो सके। फिर इसके बाद आता है कि इसके टाइप्स कौन कौन से थे। टाइप्स को हमें सीक्वेंस वाइज याद रखना है, क्योंकि PYQ में पूछा जा चुका है। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किन चीज़ों के बारे में बात करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम शुरू करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो वाइडली अवेलेबल होना चाहिए और इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। कस्टमर बिलीव करते थे, उन्हें क्या चाहिए था कि कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मिले प्रोडक्ट की। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में बात की जाती थी हमारे प्रोडक्ट के क्वालिटी की। क्वालिटी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए, उसी को कस्टमर प्रिफर करते थे। इसमें क्या था कि प्राइस और अवेलेबिलिटी वो इन्फ्लुएंस नहीं करती थी कस्टमर्स के परचेज डिसीजन को। फिर नेक्स्ट आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या बात कही गई कि जो हमारे एफर्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स को इंक्रीज करने के लिए लगाए जाने चाहिए। हमें लार्ज सेल्स प्रमोशन करने चाहिए, जिससे कि हम अपनी सेलिंग को बढ़ा सके प्रोडक्ट की। इसमें क्या था, पुश स्ट्रेटजीज का यूज किया जाता था कि पहले प्रोडक्ट बना लिया, फिर अकॉर्डिंगली हम उसको कस्टमर्स को बेचेंगे। फिर इसके बाद आया हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में फोकस किया गया रिलेशंस बिल्ड करने में। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर्स के अराउंड होगी। कस्टमर्स को सेंटर पॉइंट बना के ही हम सारे काम करेंगे। इसमें क्या था कि इसमें कस्टमर्स की नीड्स को, वांट्स को और डिमांड्स को मैच किया जाता था। और 1-to-1 मार्केटिंग इंटीग्रेशन थी। बिल्डिंग राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट कस्टमर्स था। क्रिएटिंग, डिलीवरिंग, कम्युनिकेटिंग वैल्यू टू इस कस्टमर एंड एम्फेसाइज द पुल स्ट्रेटेजी। अब आपने देखा होगा कि जो हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट था वो पुश स्ट्रेटजी को यूज करता था, लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमारा पुल स्ट्रेटजी को यूज करता है। पुल स्ट्रेटजी क्या होती है कि हम प्रोडक्ट ही इतना अच्छा बनाएं कि कस्टमर्स अपने आप उस प्रोडक्ट की तरफ खींचे चले आए। फिर हमारा लेटेस्ट जो है कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, वो है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये अभी तक का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है। इसमें क्या था, हमें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के साथ साथ सोसाइटी को भी ऐड कर दिया गया था। इसके की पॉइंट्स देखते हैं कि ये डिलीवर करता था ऑफरिंग को व्हाइल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ सोशल एंड एथिकल एक्सपेक्ट्स। वेलबींग ऑफ कस्टमर्स एंड सोसाइटी एज अ होल आर द मेजर कंसर्न्स। मैंने बताया था ना, इसमें कस्टमर और सोसाइटी दोनों पे ध्यान दिया जाता था, जिससे कि क्या हो, बैलेंस हो कंपनी के प्रॉफिट में, कस्टमर्स की वांट्स में और पब्लिक इंटरेस्ट में। तो ये सारी बातें आती हैं हमारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। मार्केटिंग रिसर्च वो प्रोसेस होती है जिससे गैदर किया जाता है और एनालाइज किया जाता है डेटा अबाउट मार्केट, प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये हेल्प करता है कंपनीज को अंडरस्टैंड करने में टारगेट ऑडियंस को, कॉम्पिटिटर्स को और मार्केट साइज को। अब बात करते हैं स्टेप्स। स्टेप्स को हमें याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। आप इस पर लिख सकते हो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने देखा गया है कि हमारे क्वेश्चन पेपर में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वो सीक्वेंस वाइज पूछते हैं, जिसमें वो प्रोसेस के बारे में पूछते हैं। तो इनको याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप को अच्छे से याद रखो। फिर आप थोड़ा बहुत बीच वाले जो स्टेप्स होते हैं उनको भी देखो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आप सिर्फ 4 पॉइंट पढ़ रहे हो, लेकिन एग्जाम में आपको 6 पॉइंट दे रखे हैं। तो उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें क्या करना है आपको, अगर आपको पता है कि सर्टेनिटी के साथ हाँ ये 4 पॉइंट्स होते हैं, तो अगर उसमें एक्स्ट्रा आ भी जाते हैं तो आप उनको बीच में एडजस्ट कर सकते हो कि हाँ, मुझे पक्का पता है कि फर्स्ट स्टेप ये होता है और ये होता है, इस वाले स्टेप के बाद ये वाला पॉइंट आ सकता है। तो इस हिसाब से आप इजीली स्टेप्स को अरेंज कर पाते हो। अब बात कर लेते हैं इनके स्टेप्स की। सबसे पहले आता है हमको कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर सेकंड में आता है कि उनकी जो नीड्स हैं, प्रीफरेंस हैं, उनके बारे में जानना है। फिर करना है कि फाइंड करना है हमें मार्केट्स को और उनकी स्पेशल फीचर्स को। और लास्ट में हमें फोरकास्ट करना है उस प्रोडक्ट की डिमांड को। अब आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है? एक्सपेक्टेड परसीव्ड परफॉर्मेंस मैचेस अ बायर्स एक्सपेक्टेशंस। हाउ इफिशिएंटली द प्रोडक्ट मीट कस्टमर नीड्स। इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन से वो कितना मैच करता है, ये डिपेंड करता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में देख लिया जाए तो अगर कस्टमर जो हमारा प्रोडक्ट है वो मीट कर पा रहा है या एक्सीड कर पा रहा है एक्सपेक्टेशंस को, तो उसको हम हाईली सेटिस्फैक्शन बोलेंगे। और अगर वो मीट नहीं कर पा रहा है, मैच नहीं कर पा रहा है एक्सपेक्टेशंस को, तो उस केस में हम उसको डिससैटिस्फैक्शन बोलते हैं।
फिर नेक्स्ट आता है कस्टमर वैल्यू क्या होती है। ये वो बेनिफिट्स होते हैं जो कस्टमर्स को मिलते हैं किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस से। इसमें दो चीज़ इन्वॉल्व होती हैं, कॉस्ट और सेटिस्फेक्शन। ये कंट्रोल नहीं की जा सकती, सिर्फ इन्फ्लुएंस की जाती है और सब्जेक्टिव इन नेचर होती है कि कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली, जैसे हर किसी की अलग अलग पसंद होती है। किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को कुछ और पसंद होता है। तो ये सब्जेक्टिव इन नेचर होता है कि हर किसी इंसान के अकॉर्डिंगली वैल्यू चेंज होगी। इसको हम नॉर्मली देख लिया जाए तो इसका जो हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो कि कस्टमर वैल्यू परसीव्ड बेनिफिट्स माइनस टोटल कॉस्ट, ये होती है। डिफरेंस बिटवीन मार्केट ओरिएंटेशन और प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन में क्या होता है कि ये जो फोकस होता है वो मार्केट के ऊपर होता है, और जो हमारा ये मार्केट ओरिएंटेशन है ये फोकस करता है कस्टमर्स की नीड्स को और वांट्स को। इसमें जो प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर होता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में क्या होता है कि इस पे कम्प्लीटली फोकस प्रोडक्ट पे किया जाता है, और ये कोई सर्टेनिटी नहीं प्रोवाइड करता है कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इसमें क्या था कि जो प्रोडक्ट है वो अकॉर्डिंगली कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है, तो कस्टमर्स को परचेज ही करेंगे। लेकिन इसमें हम प्रोडक्ट अपनी मर्जी से बना रहे हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बना रहे हैं, तो उसकी सर्टेनिटी नहीं है कि वो कस्टमर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। इसमें क्या है, इसमें चार हमारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट विड्थ। इसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइन offered by a company. Then आता है product length, total number of products offered by a company. Product depth, number of variants of each product. और product consistency, it refers to a closely the different products are related to each other, कि जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो एक दूसरे से, वो सारे के सारे डिफरेंट हैं, लेकिन स्टिल वो कितने एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फिर नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट दो तरह का होता है, कंट्रोलेबल फोर्सेस और कंट्रोलेबल फोर्सेस। इसमें क्या आता है, जो कंट्रोलेबल फोर्सेस होती हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं, और इसमें 5 M's को इंक्लूड किया जाता है, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी और मार्केट। अनकंट्रोलेबल कौन कौन सी होती है, माइक्रो एंड मैक्रो, ये दोनों फोर्सेस होती हैं।